हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो डेली सुबह को 7 बजे होता है, और डेली सुबह को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हमारा 9 बजे होता है, और शाम को 7 बजे होती है हमारी जीएस की क्लास। और ये शाम को 7 बजे जीएस वाली क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको लेना आप लोगों को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में संभावित क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए इस क्लास को यानी कि शाम की 7 बजे वाली क्लास को डेली आपको अटेंड करना है। 7 बजे आपका टाइम नहीं लगता तो उसको 8 बजे देख लीजिए, लेकिन ये वाली क्लास को ज़रूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और मैं आपको बता दूं कि जब आप इस प्रैक्टिस सेट को करते हो तो ये हमारा कंसेप्ट भी होता है इसमें, और हमारी प्रैक्टिस भी होती है। ये प्रैक्टिस सेट हमारा होता है प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट पर आधारित। तो इसलिए आपको एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेकर के बैठना है। जो क्वेश्चन या जो मेथड आपको नहीं आता है वो नोट कर लेना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा केला। तो सबसे पहले आपको तत्सम शब्द बताना है। 2 प्रकार के शब्द होते हैं ये, तत्सम तद्भव, और 4 प्रकार के, और 2 होते हैं आपके देशज विदेशज शब्द। तो देखिए, तत्सम जो होते हैं आपके संस्कृत से आए हुए ज्यों के त्यों। तद्भव जो संस्कृत से परिवर्तित हो गए हैं, जिनका रूप बदल गया है। देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, हम आम बोलचाल की भाषा में उनको प्रयोग करते हैं। विदेशज शब्द वे होते हैं जो अलग यानी कि दूसरे देश की भाषा होती है। जैसे ब्रिटेन की भाषा इंग्लिश है, या दूसरी भाषा होती है हिंदी से अलग, उर्दू, फारसी, इस तरह की भाषाएं। तो हमारा संस्कृत शब्द कौन सा होगा यानी कि तत्सम शब्द? देखिए, कदली होता है केला। केले का तत्सम रूप होता है कदली। ना ही केले का है, ना ही कदली का है, ना ही करले का है। अब देखिए, यहाँ पर विसर्ग लगा के इसलिए दिए गए हैं जिससे कि आप सोचो कि संस्कृत भाषा में विसर्ग लग के आता है, क्योंकि तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं। इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप केल कह या कदली कह लगा दो। लेकिन जब आपको सही पता होगा फिर आप गलतियाँ क्यों करोगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि 3 प्रकार से होता है, सरल, संयुक्त, मिश्र। लेकिन दोस्तों, वाक्यों का वर्गीकरण पूछा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण होता है दोस्तों 2 आधार पर। 2 कौन कौन से? नंबर पहला आ जाता है आपका अर्थ के आधार पर, नंबर 2 आ जाता है आपका रचना के आधार पर। तो कितने प्रकार से हुआ? 2 प्रकार से, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने होते हैं? रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण जब किया जाता है तो हो जाते हैं हमारे 3। और अब आएगा हमारा सरल, संयुक्त और मिश्र। तो ये किस आधार पर हुई? जब वाक्यों का वर्गीकरण रचना के आधार पर हुआ। और यदि हम अर्थ के आधार पर देखते हैं तो अर्थ के आधार पर होते हैं हमारे 8 प्रकार के। अब 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला विधानवाचक, दूसरा आ जाता है निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक, नंबर 5 आज्ञावाचक, नंबर 6 इच्छावाचक, नंबर 7 संकेतवाचक, और नंबर 8 संदेहवाचक। तो कितने प्रकार के हो गए? ये हो गए हमारे 8 प्रकार के। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर डायरेक्टली पूछता है कि वाक्यों का वर्गीकरण तो 2 प्रकार, वाक्यों का वर्गीकरण रचना के आधार पर 3 प्रकार, वाक्यों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार के।
3 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो गए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये क्लास होती है आपकी प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट वाली। वाक्य से क्वेश्चन आया, वाक्य का टोटली कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। ये तो आपको ही पता होगा कि प्रश्नवाचक क्या होते हैं, निषेधवाचक क्या होते हैं। सरल संयुक्त मिश्र की आपको पहचान पता होगी। अगर नहीं पता है तो जा कर के थ्योरी में देख लीजिए, थ्योरी वाइज आपको चैप्टर कराया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? भरत, मम्मट, अभिनवगुप्त या विश्वनाथ। अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि आपको एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना है। वो इसीलिए बोला था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको नोट कर लेना है, जो आपको प्रैक्टिस सेशन में ही देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ऐसे कोई बुक देखने को चलोगे या पढ़ने को चलोगे तो एक तो मिलेगा बहुत मुश्किल से, पहली बात तो मिलेगा नहीं, और अगर मिल जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आप उसको पढ़ोगे और जब उसको अलग नोट नहीं करोगे तो फिर से उसको भूल जाओगे। तो इसलिए एक नोटबुक बनाइए अपनी अलग और उसमें उन सबको लिख लेना है। तो ये की थी वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा मम्मट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो सबसे पहला, रेखा ने भोजन कर ली है। या तो होता कि रेखा ने भोजन किया है या फिर भोजन कर लिया है। तो कर ली है गलत। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत। रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत होता। रेखा ने भोजन कर लिया है या रेखा ने भोजन किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि रेखा ने भोजन किया है या फिर रेखा ने भोजन कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन रूप बताना है। तो देखिए बहुवचन 2 प्रकार से बनते हैं, एक तो साधारण और दूसरा त्रियक बहुवचन। त्रियक बहुवचन तब बनता है जब इसके आगे कोई अव्यय शब्द लग जाता है, जैसे कि के, का। तो इस तरह के शब्दों को आप या विभक्ति चिन्ह भी बोल सकते हो, तब बनते हैं आपके त्रियक चिन्ह। और जब आपके किसी शब्द यानी कि बहुवचन के आगे की, का, इस तरह से कोई विभक्ति चिन्ह ना लगे, तब होता है आपका साधारण बहुवचन रूप। और साधारण बहुवचन रूप ही आपसे पूछा है। अगर आपसे त्रियक पूछता है तो लिख करके देगा कि त्रियक बहुवचन बताइए। अगर कुछ भी नहीं लिखा, सीधा सीधा बहुवचन लिखा है, तब आपको साधारण ही बताना है। अब देखिए इनको पहचानने का बहुत ही अच्छा सा मैं आपको मेथड बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि कंसेप्ट भी बताया जाएगा और मैं आपको क्लास में क्वेश्चन को करने का तरीका भी बताता हूँ और एग्ज़ाम में आप लोग क्या गलतियाँ करते हो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं बता दूँ कि इन सारी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन। तो चिड़िया का बहुवचन रूप, तो उसको ना वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि त्रियक बहुवचन है या साधारण बहुवचन है। सबसे पहला जाता है चिड़िया। तो ना ही आप इसमें लगा सकते हो चिड़िया का, ना ही आप लगा सकते हो चिड़िया को। आप क्या बोलोगे, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। तो देखिए कोई भी आपका विभक्ति चिन्ह नहीं आया, तो आपका कौन सा हो जाएगा, चिड़िया। चिड़ियों, अब आप जैसे तो चिड़ियों को आपने दाना डाला तो आप बोलोगे चिड़ियों को, ठीक लग गया को। चिड़ियाएँ, चिड़ियाएँ के लिए, चिड़ियों के लिए, और ये चिड़िया तो होगा ही नहीं, तो आपका कौन सा सही हुआ, आपका हो गया चिड़िया। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। एघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए जब आपको वर्णमाला मैंने आपको कराई थी और आप लोग बोल रहे थे कि वर्णमाला कितनी भी बार पढ़ दो हम लोग भूल ही जाते हैं, तो आप लोगों को मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी। आप उसको ट्रिक मान लीजिए या कोई मेथड मान लीजिए या उसको कंसेप्ट मान लीजिए, जैसा भी आप बोलो, लेकिन आसान लैंग्वेज में सभी लोग ट्रिक का नाम देते हैं, तो ट्रिक ही मान लीजिए। तो वर्णमाला 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाई थी ट्रिक के साथ।
इस तरह से पढ़ाई थी कि आप उसको कभी भी भूल ना पाओ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको देख लेनी है। थोड़ा सा मैं आपको डेमो भी बता देता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से पढ़ाई थी। तो देखिए, जैसे ही अघोष वर्ण की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं उच्चारण के आधार पर। जब हम उच्चारण के आधार पर वर्णों का, व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो उच्चारण के आधार पर ये हो जाते हैं हमारे 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन से? सबसे पहला आ जाता है आपका अघोष, दूसरा आ जाता है घोष या सघोष, तीसरा अल्पप्राण और नंबर 4 महाप्राण। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो हमारे अघोष होते हैं वो होता है वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और यही आपको बताना था कि वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होते हैं हमारे अघोष वर्ण। तो देखिए, जब आप देखते हो जय, तो जय कौन से उसमें आता है? तो ये आता है च वाले वर्ग में। तो पहला दूसरा च है, लेकिन जय नहीं आया। सी आ जाता है आपका है, डी आ जाता है आपका से। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, से। क्योंकि अब देखिए, आपको क्या पता था कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं हमारे किसी भी वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। पांचों में से किसी का ही पहला दूसरा अघोष होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता था दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। ए नहीं, हाँ सही होगा, डी अघोष पूछा है, ठीक है हाँ। तो उसमें लेकिन आपको ये नहीं पता था कि अघोष में बड़ा से, छोटा से, षटकोण से और विसर्ग, ये भी हमारे अघोष के अंदर आते हैं। और ये इसी तरीके से आपको जो चीज़ें नहीं पता थी या जो चीज़ें भूल जाते हो वो सारी की सारी क्लास में करा दी गई थी। अब यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन टिक करते? आप लास्ट में आकर के कोई ना कोई इसमें से गलती ही कर बैठते, क्योंकि ना ही आपको से पता था, ना ही आपको, बस इतना पता था कि पहला दूसरा इसमें कोई सा भी नहीं है। इसमें ये जो 4 अलग से दिए गए हैं ये ही वाले हैं। अगर हम बाकी की बात करें कि और भी तरीके से हमारे आ जाते हैं अलग अलग, जैसे कि हम घोष की बात करें, एक घोष पहला दूसरा हो गए और घोष बाकी के बचे हुए, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन जब बात आती है की, तब आप इसको कहाँ रखोगे? तो ये आ जाता है आपका घोष वर्ण में। अगर हम बात करें अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में आता है हमारा पहला, तीसरा और पांचवा। तो अब इनसे अलग और कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी अंतस्थ हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं? ये रे, ले, वे। अंतस्थ व्यंजन सारे के सारे आते हैं अल्प प्राण के अंदर। और महाप्राण की बात करें तो बचे हुए, यानी कि दूसरा, चौथा जाते हैं महाप्राण। और इसके अंतर्गत से, से, से और मिला करके है भी। है हमारा देखिए अलग गया था, है गया था हमारा घोष के अंदर, और से गए थे हमारे अघोष के अंदर। लेकिन यहाँ चारों के चारों ही महाप्राण के अंदर है। तो देखिए, ये सारे आपको एक्स्ट्रा टॉपिक, यानी सॉरी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं, एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं ये सभी आपको क्लास में ही क्लियर करा दिए थे। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप कोई भी वर्णमाला से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आपको एक ट्रिक बताई थी, 2 ट्रिक्स बताई थी। एक तो कंठ्य वाली कि KTM2, ये समझाया था आपको। और एक आपको पूरी की पूरी वर्णमाला का निचोड़ बताया था 4 लाइंस में। एक आपको श्लोक टाइप बना करके दिया था, आप जा करके देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बताना है कि जो कम बोलता हो उसके लिए शब्द होगा अल्पभाषी, मितभाषी, प्रत्युपन्नमति या फिर वाचाल। तो देखिए, जो बहुत कम बोलता हो उसको बोलते हैं अल्पभाषी। ये तो मित व्ययी है, तो मित व्ययी यानी कि व्यय होता है खर्च करना, और मित यानी कि कम, तो जो कम खर्च करता हो उसको बोलते हैं मित व्ययी। और बोलने वाले को यानी कि भाषी, तो वो होगा कम बोलने वाला अल्पभाषी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी भाषा की
बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ी किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, पहाड़ी या फिर राजस्थानी? तो फटाफट से अपना आंसर कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी। सारी की सारी बोलियां आपको याद कर लेनी है। जैसे बिहारी आ जाती है तो बिहारी में आती हैं आपकी, राजस्थानी आ जाती है आपकी, पहाड़ी आ जाती है, पश्चिमी हिंदी आ जाती है, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी भी आती है आपकी, मागधी, ये सब आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि नाक पर सुपारी तोड़ना, तो इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना या घृणा प्रकट करना? तो देखिए नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब क्या होगा कि बहुत अधिक परेशान आप उसको कर रहे हो। किसी की नाक पर सुपारी तोड़ोगे उसे परेशानी तो होगी ही। तो नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत अधिक परेशान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें हमको बताना है कि प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 अपने स्थान पर रहेंगे। ये अरे लेवल को सुव्यवस्थित क्रम में हमको लगाना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब फटाफट से इसको कर देना है। आपके सामने है क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कि भाषा को सीखना उसके साहित्य को मानना है। अब देखिए ये तो अपने ही स्थान पर रहेगा, लास्ट वाला भी अपने स्थान पर रहेगा। मैं काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ इसको करने का तरीका, कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो देखिए आज मैं वो मेथड आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो उसमें जा कर के देख लेना है। अब देखिए हमारे ऑप्शन सारे के सारे अलग हैं। हमको सिर्फ एक देखना है कि हमारा कोई एक हमको हिंट मिल जाए कि ये इसके साथ मैच होने वाला है और हमको वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाषा को सीखना उसके साहित्य को मानना, मानना और जानना, तो यानी कि कौन से में दिया है? रे। तो सबसे पहले हमारा रे आएगा। तो अब हम अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारा सी और हमको सी ऑप्शन के साथ जाना है। इसको अप्लाई करके देखना है कि क्या हमारा बिल्कुल सही है या गलत है। तो देखिए भाषा को सीखना उसके साहित्य को मानना और साहित्य को जानना मानव एकता की स्वानुभूति है। तो रे के बाद आएगा यह। जब हम साहित्य के स्वर में बोलते हैं तब वे स्वर दुस्तर समुद्रों पर सेतु बांधकर, दुर्लंघ्य पर्वतों को राजपथ बनाकर मनुष्य की सुख दुख की कथा मनुष्य तक अनायास पहुंचा देते हैं। तो देखिए हमने सिर्फ एक हिंट पकड़ा और हमको पता चल गया कि सबसे पहले रे आएगा। तो हमारा रे से एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। जब हमारा सी ऑप्शन है तो हमको एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना था। क्रॉस चेक यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन है इसको अप्लाई करना था। तो रे के बाद ये ले और वे, तो हमारा बिल्कुल ही उपयुक्त बैठा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इन क्वेश्चन को करने का तरीका मैं भी आपको कल ही बता चुका हूँ और कल एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गया था। तो कल वाला प्रैक्टिस सेट जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जा कर के फटाफट देख लेंगे। अपर और अपार शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है कि अपर का अर्थ क्या है और अपार का अर्थ क्या है। अपर विस्तृत, दूसरा ऊंचा और छोटा, अपार है संकुचित, असीम, अथाह और हिस्सा। तो देखिए जब आपने सुना होगा राणा जी वाला कि आगे नदियां पड़ी अपार, अपार यानी कि नदियां अपार, तो वहां से ही आप समझ सकते हो कि अपार का अर्थ क्या है। तो अपार का अर्थ होगा मेरे दोस्तों असीम। और अब जब अपार का अर्थ असीम हो जाता है तो अपर का अर्थ होगा दूसरा। तो इसी तरह के क्वेश्चन को नोट करने के लिए मैंने आपको बोला था। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है ना मिले देखने को और हो सकता है कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह से इन्हीं ऑप्शंस के साथ आपको रखा हुआ मिल जाए।
अब ऑप्शन हमारे कुछ भी हो, अपर और अपार का अर्थ हमको पता है, तो हम राइट आंसर अपना आसानी से टिक कर देंगे, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं। तो देखिए, तीन ऑप्शन सही होंगे कि आपस में तीनों के तीनों या चार पर्यायवाची एक ही चीज के होंगे, और एक क्वेश्चन में ऑप्शन में गलत होगा। तो देखिए, एचल, नग, नग, गिरी, भूधर सभी के सभी पर्वत के ही पर्यायवाची हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। हमको बताना है गलत वाला। तो एभर, सुर, कैवल्य और देव। तो देखिए, सुर होता है देवता का, देव हो जाएगा चलो देवता का, लेकिन अभर, एभर कुछ नहीं होता है तो अब्र होता है, और अब्र होता है हमारा आकाश या बादल का। तो ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमको गलत वाला ही चूज करना था। सी आ जाता है सरिता, तटनी, तरंगणी और सलीला। ये सभी के सभी हो जाएंगे नदी के पर्यायवाची। कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास, तो ये सब हो जाएंगे आपके तलवार के पर्यायवाची या खड़ग के पर्यायवाची। हमारे सारे के सारे आपको पता चल गए होंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो तलवार के आपको चार पर्यायवाची पता चल गए, नदी के चार पर्यायवाची, जैसे कि यहाँ पर आपको नया वर्ड देखने को मिला सलीला। सरिता, तटनी, तरंगणी आपको हो सकता है शायद ही पता हो, लेकिन सलीला उम्मीद करता हूँ कि 75% बच्चों को सलीला का नहीं पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। बताना है कि राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है, और इस शब्द में संधि भी कौन सी होगी, दोनों ही चीज आपको बतानी है। राके प्लस ईस, राक प्लस एस, राका प्लस के ईस, या राका प्लस छोटी ई वाला ईस। तो देखिए, जब राकेश की संधि विच्छेद करोगे तो राक प्लस ना ही एस होगा, ना ही राके प्लस ईस, राका प्लस के ईस। तो राका प्लस ईस, तो राकेश, तो कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि। भानुदय, तो भानुदय में आपको संधि का नाम बताना है, और संधि विच्छेद भी आपको बतानी है। तो फटाफट से बताइए। तो भानु उदय यानी कि भानु और प्लस के उदय, यहाँ पर छोटा हो, फिर से छोटा हो, छोटा हो मिलकर बन गए बड़ा हो, और जब आपका इस तरह से होता है तो वहाँ पर होती है आपकी दीर्घ संधि। वृद्धि संधि में आपको हमेशा डबल मात्राएं देखने को मिलेंगी, तो ये सबसे अच्छी पहचान है वृद्धि संधि की। व्यंजन आपको पता है, गुण संधि आपको बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बताना है कि दिए गए शब्द के विलोम के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। विलोम शब्द में आपको 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ, पर्यायवाची शब्द के 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ, इस तरह से बहुत सारे मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी टॉपिक वाइज कोई भी प्लेलिस्ट आप ओपन कर लीजिए, सारी की सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो पुण्य का बताना है कि पुण्य का विलोम क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि दोष, असंगति, पाप या पीड़ा, तो पुण्य पाप यानी पाप का पुण्य और पुण्य का पाप, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, साक्षर शब्द का विलोम। अशिक्षित, तो शिक्षित का होता है अशिक्षित, अनपढ़, सुरक्षर या निरक्षर। तो देखिए, साक्षर का होता है आपका निरक्षर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। दिस में बी ट्रीटेड मोस्ट अर्जेंट का अनुवाद करना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कम से कम आपसे 8 क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो बीडीओ हो, या कोई भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले में काफ़ी तगड़ा सिलेबस है, यानी कि 80 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी के। तो देखिए, अगर 8 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं तब भी आपके 72 क्वेश्चन शेष रह जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक एक टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन तो बनने ही हैं।
अगर 5 क्वेश्चन बनते हैं तो 16 टॉपिक्स हो गए आपके। तो किसी से हो सकता है 3 भी आए, किसी से तो ज़्यादा कम तो होता ही रहेगा, लेकिन कम से कम 6 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 3 क्वेश्चन हिंदी से इंग्लिश और 3 क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा इन क्वेश्चन की, क्योंकि इनका अपने में खुद में एक अलग ही अनुवाद निकलता है। जो हम ट्रांसलेट करते हैं वो इसका सही अर्थ नहीं होता, तो हमारा अक्सर गलत ही हो जाता है। सही करने के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी। तो बताना है फटाफट कि दिस में बी ट्रीटेड मोस्ट अर्जेंट, यह अतावश्यक है। अतावश्यक यानी अत्यावश्यक, अति प्लस की आवश्यक, अत्यावश्यक कौन सी संधि होगी? ये हो जाएगी आपकी यण संधि, जहाँ पर ई का हो जाता है ये, ऊ का हो जाता है वह, री का हो जाता है रे। तो फटाफट बताइए कि इसे आवश्यक समझा जाए होगा या यह आवश्यक मान्य है, इसे अत्यावश्यक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा कि दिस में बी ट्रीटेड मोस्ट अर्जेंट, इसे आवश्यक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, रैंडम सैंपल सर्वे। सही अर्थ बताना है कि अनियमित वानगी निरीक्षण, अनियमित वानगी सर्वेक्षण, अनियमित वानगी निरीक्षण या फिर यादृच्छिक वानगी सर्वेक्षण। तो सर्वे सबसे पहले बताइए, सर्वे आपका सर्वेक्षण होता है या निरीक्षण होता है? और रैंडम, जो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी रैंडम क्लास होती है हमारी शाम को 7 बजे। जीएस वाली क्लास क्या होती है? रैंडम क्लास। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको कभी भी देखना मत भूलना। सारे के सारे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो और रैंडम आपको बताना है कि अनियमित होगा या अनियत या फिर यादृच्छिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनियमित वानगी सर्वेक्षण। तो सर्वे क्या हुआ? सर्वेक्षण। और रैंडम क्या हुआ? अनियमित। और अनियमित से मतलब है कि उसका कोई नियम नहीं है। अब हमारी क्लास का क्या नियम नहीं है? हमारी क्लास का ये नियम नहीं है कि उसमें कोई प्रैक्टिस ही चलती है या टॉपिक। तो कभी मैं आपको कोई अच्छा सा टॉपिक करा देता हूँ, कभी आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस, कभी आपको ज्योग्राफी के, कभी आपको मिक्स क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारी शाम की होती है रैंडम क्लास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो फटाफट बताना है कि शायद संसार के सभी देशों में ऐसा लोक विश्वास है कि सीपी को कान से लगाकर सुने तो उसमें हृदय का स्वर सुना जा सकता है, प्रेम का स्वर, सागर या फिर बादल का स्वर। रिक्त स्थान की जगह बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो देखिए, अगर हम सीपी को कान से लगाकर सुने तो ऐसा माना जाता है कि उसमें सागर का स्वर सुना जा सकता है। अब देखिए, सीपी सागर में ही पाई जाती है, तो स्वर किसका होगा? प्रेम का, बादल, हृदय या सागर का? तो सागर का ही होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। बताना है कि शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला या पंजाबी? तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। रचनाओं को कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। रचनाएं आपको एक पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, और यकीन मानिए अगर आपने वो क्लास देख ली तो आप वो सारी की सारी रचनाएं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। उसको एक गुरु मंत्र मान लीजिए। ऐसा मान लीजिए कि इतने प्यार के साथ आपको समझाया गया है कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार जा कर के देखिए तो सही। अब बताना है कि मृगावती, मधुमालती, चंदायन और अखरावट किन किन कवियों की रचनाएं हैं। 5 आपको कवि दी गए हैं, इनमें से 4 की ये 4 रचनाएं हैं, एक कवि आपका एक्स्ट्रा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि मृगावती, तो मृगावती किसकी है? मृगावती है आपकी कुतुबन की। तो हमारा आ जाएगा 4 पर। अब हम बात करते हैं अपनी मधुमालती। एक सेकेंड, हाँ जी, मधुमालती। तो मधुमालती किसकी है? तो मधुमालती है आपकी मंजन की,
चंदायन की बात करें तो मुल्ला दाऊद, और अखरावट की बात करें तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 4, 5, 2, 1। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 5, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंझन, चंदायन, मुल्ला दाऊद और अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी। उस्मान साहिब को यहीं पर छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है। निर्गुण कवि बताने हैं और सही कालक्रम बताना है। दादू, कबीर, सुंदरदास या मलुकदास। मलुकदास, सुंदरदास, कबीरदास, दादू, ये चार ही आपको प्रत्येक में दिए गए हैं। तो चारों में से बस क्रम ही आपको सही लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा कबीर, फिर मुल्ला दाऊद, ये दादू है, और सुंदरदास, और उसके बाद मलुकदास। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी, शुद्ध वर्तनी। अब देखिए शुद्ध वर्तनी में ये वाला यानी कि कवित्री आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा वाला सही होगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये होता है कवि, और आपको ये वाला कभी भी टिक नहीं करना है। जैसे कवि तो कवियत्री कर दो। जब आपको मात्राएं लगानी है तो मात्राएं अब आपको इतनी सारी लगानी होंगी तो मात्राओं की पड़ जाएगी कमी। तो जब हमको कमी पड़ गई तो फिर हमने वो मात्रा पहुंचा दी य पर, और फिर त्रय पर लगा दी। ये पीछे से आ गई सपोर्ट करने और ये आगे से यानी कि बै वाली। तो सही हो जाएगा आपका कवयित्री। तो कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आपको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, और ऐसे ही आपको रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ऐसा शब्द बताइए कि जो हमेशा ही बहुवचन में रहता है। बहुवचन के लिए मैंने आपसे बोला था कि वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। लिंग की पहचानने के लिए आपको वाक्य में प्रयोग करके देख लेना है। तो इसी तरह से आपको मैं बताता रहता हूँ कि किस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो देखिए वर्षा, वर्षा हुई, वर्षा होती है। तो इस तरह से अगर ये बहुवचन होता तो है पे अंक की बिंदी आती, या वर्षा पड़ रही है तो सिंगुलर हुआ यानी कि एक वचन। पेड़, पेड़ टूट गया। कथा चल रही है या कथा सुनी है या कथा होगी। हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो कर दिए, जैसे ही आप देखते हो हस्ताक्षर कर दिए हैं। कभी आप ये नहीं बोलोगे कि हस्ताक्षर कर दिया है, तो यही बोलते हो कि हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो हमेशा बहुवचन में रहने वाला शब्द हस्ताक्षर होगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 25, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा या फिर वांग्य विमर्श। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका रस सिद्धांत आलोचनात्मक कृति, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन, और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे मुझे भी पता पड़े कि आप कितनी तैयारी है आपकी, किस लेवल पर आप लोग चल रहे हो। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। क्लासेस का टाइम आपको सब कुछ पता ही है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।